हेलो गाइस, तो हम हांडी को देखते हैं जिसका 17 जन्म था और सारे लोगों ने उसे एक जगह पे बंदी बना के रखा गया था। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे हेड मेड आती है और उसे इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने इस राज्य में ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। इसके बदले में तुम्हें पनिशमेंट मिला है कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी और इसके लिए पॉइजन भी लेके आते हैं। ये बात सुन के वहाँ पे हांडी को गुस्सा आने लगता और वो कहती है कि मुझे प्रिंस से मिलना है, लेकिन कोई भी पर्सन उसे नहीं मिलने देता और उसे वहाँ पे जहर पिला देता है, जिसके बाद शिन प्रेजेंट में आ जाता है। हारी ये सपना देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह कहने लगती है कि क्या मतलब, मैं किसी भी सपने में अपनी राजकुमारी नहीं थी क्या, मेरी लाइफ इतनी हार्ड क्यों थी। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है अपनी लाइफ को लेके। तभी इतने देर में वहाँ पे दोहा से कहता है कि तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो अपने लाइफ को जानने के लिए, तुम थोड़ा रिलैक्स फील करो। लेकिन वहाँ पे हांडी कहने लगती है कि नहीं, मुझे जल्दी से जानना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर पाऊँ और तुम्हें मोक्ष दिला पाऊँ। ये बात सुन के वहाँ पे दोहा थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी इतने देर में हम देखते हैं कि हांडी उसे पूछने लगती है, जब मैं छोटी थी और मेरे फादर का डेथ हो चुका था और मेरी मम्मी उसी दिन मार्केट गई हुई थी, तो तुम मैं जानना चाहती हूँ कि बताओ उस दिन मैं क्या कर रही थी। तो वो कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम उस दिन काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी। ये बात सुन के वहाँ पे हांडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहने लगती है, देखा तुम्हें सब कुछ याद है, तुम्हें हर वो चीज़ याद है जो जो चीज़ मैंने किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम एक गार्जियन एंजल की तरह मेरी मदद किया करते थे और जब भी मैं अकेले रहती थी तो तुम मेरे साथ रहा करते थे। उसकी ये सारी बातें सुन के दोहा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ पे यूँहा बोल पड़ती है कि हमारा टाइम हो चुका है, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमारा सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हानमिन सोया हुआ था और उसे सपने आ रहे थे। उस सपनों में वो देखता है कि उसका भाई जुनहो उसका हेल्प मांग रहा था और जुनहो उसे कह रहा था कि भाई मेरी मदद करो, तुम यहाँ पे आओ। जैसे ही हानमिन उसके पास जा पाता है, इधर हम देखते हैं कि हानमिन की जाग हो जाती है। उसे ये सपना देख के काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर हम इधर देखते हैं कि यहाँ की जाग होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी यह हालत देख के नायन उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बता देती है कि मुझे आज सपना नहीं आया है, अगर मुझे सपना नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फिर हम युहा को देखते हैं जो कि दोहा के घर के पास आ चुकी थी और वो अंदर जाते टाइम सोच रही थी कि वो आज दोहा को कैसे बताएगी कि उसे कोई भी सपना नहीं आया, और उसे दोहा दोहा करके बुला रही थी लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तभी हम पीछे देखते हैं कि दोहा उसका पीछे ही खड़ा था। जैसे युहा उसे देखती है तो वो थोड़ा शाय फील करने लगती है क्योंकि दोहा ने वॉशरूम के टॉवल को पहन के उसके पास खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कहने लगती है कि पहले तुम चेंज करके आओ फिर मैं तुमसे बात करूँगी। फिर हम देखते हैं कि युहा उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और वो चुपचाप कॉफ़ी पिए जा रही थी। लेकिन दोहा उससे पूछने लगता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सपना आया कि नहीं, जिसमें युहा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे समझ में नहीं आया था क्या करे। फिर वो कहने लगती है कि हाँ मुझे सपना आया था और अपने तरफ से सपना को बनाने लगती है। उसकी ये बातें सुन के यहाँ पे दोहा को समझ में आ जाता है कि उसे सपना नहीं आया था। फिर हम येशुल को देखते हैं जो कि ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और यूंजे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनती नहीं है और वो दोहा से कहने लगती है कि मेरे पास फ़ोटोज़ है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक ड्रामा शूट करो। अगर तुम मेरे साथ एक ड्रामा शूट नहीं करोगे तो मैं इस फ़ोटो को वायरल कर दूँगी और मैं युंगहाओ के खिलाफ़ ऐसी खबर फैला दूँगी कि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की है। ये बात सुन के वहाँ पर दोहा तुरंत मान जाता है और उसके साथ एक ड्रामा शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद ड्रामा की शूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि येशुल एक भी मौका नहीं छोड़ती और वो दोहा के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें दोहा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जैसे तैसे वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा युंजे से कहने लगती है कि क्या ये लड़की हमेशा ऐसे ही करती रहती है, अपनी बातों को मनवाने लगती है। तो वो कहने लगता है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही है, और उसे ज़्यादा सोचने से मना करता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रामा का पैकअप हो चुका था और दोहा कार में काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहा था, जहाँ वह युहा से कहता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसने परेशान किया। जिसमें युहा उसे बताने लगती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक है क्योंकि तुम दोनों सुपरस्टार हो और तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है। जहाँ उसकी तारीफ़ें करने लगती है और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है। ये बात सुन के उसे गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मेरी आंटी से ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल नहीं है। ये बात सुन के युहा उसकी तरफ देखने लगती है, जहाँ दोहा को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा, जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड फील करता है और दूसरी तरफ फेस कर देता है। हम इधर पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस वालों को पता चल गया था कि दोहा के पीछे कोई और नहीं बल्कि सियूक था।
जिसकी वजह से सीनियर कहने लगता है कि हमें जल्दी ही सीयू का पता लगाना पड़ेगा। तभी इतनी देर में देखते हैं कि वहाँ पे एक कॉल आता है जिनसे उसे पता चलता है कि तेजू की डेड बॉडी मिली है। ये बात सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमारा सीन कट होता है, हम इधर हानबिन को देखते हैं जिसे तेजू का वही सुसाइड नोट मिला था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि इसका सुसाइड के पीछे का कारण कोई और नहीं, हानबिन और जुनहो है। ये बात सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस लेटर को वहीं फेंक देता है। तभी इतनी देर में वहाँ पे येसुल आती है और वो कहने लगती है कि तुम जल्दी ही युहाओं को यहाँ से हटाओ क्योंकि उसकी वजह से दोहा के साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल बन रहे हैं। अब इसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, और वो तुरंत ही उसे वो फ़ोटो दिखाने लगता है जो कि उसका और तेजू का था। अब उसका तेजू का फ़ोटो देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी इतनी देर में वो रिमोट से टीवी भी चला देता है जहाँ वो कहने लगता है कि जब तुम्हारे ऊपर रिपोर्टर पड़ेंगे तो तुम देख लेना, जहाँ से पता चल जाता है कि तेजू की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ देख के येसुल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में चली जाती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हानमिन लॉयर को के साथ सियुक से मिलने गया था। सियुक उसे देख के कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी आओगे, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। लेकिन हानमिन उसे कहता है कि तुमने उस दिन मुझे क्या कहा था, पूरी बात बताओ। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बातों का भरोसा नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं है बल्कि उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है। जिसमें हानबिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम बस पैसे के पीछे हो, इसलिए मनगढ़ंत कहानी तुम बना रहे हो। जिसमें शिव कहता है कि मुझे पता था तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, और कहता है कि तुम्हारा भाई 1 महीने के अंदर मर जाएगा। जिसमें हानबिन को गुस्सा आने लगता है। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हें मैं भरोसा दिलाने के लिए कुछ दिखाता हूँ, और तुरंत ही अपने बॉडी के पार्ट को खोलने लगता है जहाँ वो दिखाता है कि ये निशान अगर तुम्हारे भाई के अंदर होगा ना तो समझ जाना कि तुम्हारा भाई इविल स्पिरिट है। और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा भाई को तुम्हें बचाना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। और उसे कहने लगता है कि जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँगा वैसे वैसे करके ही तुम अपने भाई को बचा सकोगी। जिसके बाद देखते हैं कि हानबिन वहाँ से जा रहा था। सियुक उसे बाहर से देखते हुए कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और हम देखते हैं कि कैलेंडर में 12 तारीख को मार्क किया गया था। फिर हमारा सीन यहीं कट हो जाता है। हम इधर दोहा को देखते हैं जिसके पास पुलिस वाले आए हुए थे और उसे तेजू के बारे में बता देते हैं कि उसकी डेड बॉडी मिली है, और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करें। जिसमें दोहा तुरंत ही मार जाता है। तभी इतनी देर में पुलिस वाले उसे कुछ बताने के लिए और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन लोग उसे कुछ नहीं बताते। अब उन लोगों की ऐसी हालत देख के दोहा को कुछ लगता है कि पक्का ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। जिसके बाद वो पूछने लगता है कि आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। तभी इतनी देर में पुलिस वाला कहने लगता है कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आपके भाई ने हमें बताने से मना किया है। तभी वो बता देते हैं कि हमें पता चला है कि आपका जो मर्डर करने वाला इंसान था कोई और नहीं बल्कि सियुक था। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है और युहाओं को दूर से देख रहा था, जहाँ वो अपने मन में कहने लगता है कि जब भी मैं तुम्हें मारने की कोशिश करता हूँ इस सिचुएशन में ऐसा क्यों हो जाता है। और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ चला जाता है, जहाँ वो युहा से कहता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। जिसमें वो बताने लगते हैं कि मैं बस तेजू के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे मर गया। तभी वो कहने लगता है कि उसके बारे में मैं भी तो सोच रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि तुम सेफ रहो, तुम ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। ये बात सुन के वहाँ पे युहा कहने लगती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। और उसे कहती है कि मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे दोहा उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, तुमने मुझे एक दफ़ा कहा था कि मैं तुम्हारा गार्डन एंजल हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन वहाँ पे युहा कहती है कि बच्चों की तरह एक्ट मत करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोहा भी उसका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से हानबिन भी आ जाता है और उसे देख के कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन दोहा कहता है कि देखो मुझे इंपॉर्टेंट बात है तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। वो कहने लगता है कि तुमने कभी भी ऐसे मुझसे बात नहीं की। और तभी ये देखते हैं कि हानबिन नोटिस कर लेता है कि उसके गर्दन पर एक निशान है।